हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा इंडक्टिव सर्किट के लिए, यानी कि एसी सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली। यानी कि अगर एसी के साथ किसी इंडक्टिव सर्किट को कनेक्ट किया जाए। अब इंडक्टिव सर्किट कैसा होता है बेटा, कोयल को इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, ये 6th चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो अगर इसको हम जोड़ें किसी एसी सोर्स के साथ तो हम फिर से देखेंगे बेटा कि जो करंट है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ईएमएफ तो हमें पता ही है कितना होता है बेटा, आपका ई नोट साइन ओमेगा टी होता है। इसके अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो ये आपने पढ़ा ही है, इसका कितना होता है बेटा आपका एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर बेटा। तो अगर इसमें आपका करंट मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को हमें देखना है, ठीक है। तो अब एक चीज आप लोग बताइए सबसे पहले कि जब अगर मान लिया आप इसमें ओम्स लॉ यूज करें तो ओम्स लॉ में आप जानते हैं कि जो नेट वोल्टेज होता है सर्किट का, नेट वोल्टेज वो किसके बराबर होता है बेटा आपका आई इंटू आर के। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें आर तो है ही नहीं, तो अगर आर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये नेट वोल्टेज किसके बराबर होना चाहिए बेटा आपका, 0 के बराबर। तो नेट वोल्टेज आपके हिसाब से कितना होगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी तो हो गया आपका इंडक्टेंस का, और प्लस में ई नोट साइन ओमेगा टी हो गया बेटा आपका एसी का। तो ये बराबर किसके हो जाएगा आपका 0 के। तो यहां से आप देखेंगे कि जो डी आई अपॉन डी टी है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। तो यहां से डी का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो डी कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, और इनटू में कितना चला जाएगा बेटा आपका ये डी टी। क्लियर बात। यहां तक होने के बाद आप खुद सोचिए कि आपको डी तो चाहिए नहीं, आपको तो आई चाहिए। तो आई के लिए इसको क्या करना होगा बेटा आपका, इंटीग्रेट करना होगा। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये तो मैक्सिमम आई तक पहुंच जाएगा। क्लियर बात। और ये कहां तक चला जाएगा बेटा आपका, मान लिया टी तक, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे तो आई एज इट इज हो गया आपका ई नोट अपॉन एल कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं। साइन का कीजिए तो साइन का क्या होता है बेटा आपका माइनस कोस ओमेगा टी, और अपोन में कितना हो जाएगा बेटा आपका ओमेगा। ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्लियर बेटा बात। तो माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यानी कि अगर इसको सही तरीके से मैं लिखता हूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि आई का जो वैल्यू है हमारा वो बराबर हो जाएगा माइनस ई नोट अपॉन ओमेगा एल, और इनटू में कितना बेटा आपका कोस ओमेगा टी। क्लियर बेटा बात। तो अंतर देखने के लिए अगर सबसे पहले आप अपने करंट को देखें तो करंट आपके हिसाब से होता कितना है, आई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर बात। इसके साथ आपको कंपेयर करना होता है। तो अगर आई नोट की मैं बात करूं तो आई नोट तो मेरा किसके बराबर होगा बेटा आपका, आई नोट इक्वल हो गया मेरा ई नोट अपॉन ओमेगा एल। क्लियर बात। जहां पे ये ओमेगा एल जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एक्सएल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सएल। यानी कि एक्सएल बराबर कितना होता है आपका ओमेगा एल। तो एक्सएल का जो नाम है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर बात। लेकिन अगर आप बाकी बात देखें तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी एक्स्ट्रा है। यानी कि इसके साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो इन सब चीजों को, यानी कि कोस को तो किस में बदलना होगा बेटा, साइन में, और ये माइनस क्या करना होगा आपको, एलिमिनेट। तो इसको आप एलिमिनेट करने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ई नोट अपॉन ओमेगा एल। इसको मैं कह सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ये बात मेरे ख्याल में क्लियर हुई होगी, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा। इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा पाई बाय 2, और ये किसका हो जाएगा बेटा आपका प्लस का हो जाएगा। क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं कि अब माइनस भी नहीं रहा, और आपका साइन भी जो कोस था वो भी किस में चेंज हो गया बेटा आपका साइन में। क्लियर बेटा बात। तो अब आप लोग कंपेयर कीजिए किसके साथ, ई नोट साइन ओमेगा टी के साथ। क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं ये तो क्या हो गया बेटा आपका एम्पलीट्यूड हो गया करंट का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ईएमएफ का फेज कितना है, ओमेगा टी, लेकिन करंट का जो फेज है वो कितना है बेटा आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा करंट होगा जब हम इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे
तो हमारा करंट ईएमएफ से कितना पीछे रहेगा बेटा आपका, π/2 एंगल, कितना π/2 एंगल पीछे चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि इंडक्टिव के केस में जो करंट होता है हमारा वो π/2 फेज पीछे एक तरीके से आपका मूव करता है। इसी को अगर फेजर डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट करूं तो फेजर जो डायग्राम इसका बनेगा, तो फेजर डायग्राम में आप जानते हैं ये क्या होता है बेटा आपका ईएमएफ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ को, कितने एंगल पे, ω/t पे। तो आपने देखा कि ये कितना पीछे है इससे, π/2, यानी कि ये जो होगी आपकी π/2, यही तो बैक होगा इतना, तो ये जो आपकी लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, आपकी ईएमएफ, सॉरी करंट को। क्लियर बेटा बात, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है फेजर डायग्राम कि ईएमएफ से करंट कितना पीछे है बेटा आपका, π/2 एंगल पीछे। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। क्लियर बेटा बात। इसी चीज को अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या होगा बेटा, इसका ग्राफ में आप जानते हैं कि ईएमएफ का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है बेटा आपका, वो ये होता है। क्लियर बेटा बात, ये आपका ईएमएफ का ग्राफ होता है। तो जो करंट का ग्राफ बनेगा इसके रेस्पेक्ट में वो कुछ नीचे से बनेगा, क्योंकि ये पीछे चलता है इसके, तो वो किस तरीके से बेटा, ये इस टाइप से आपका ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा आपका करंट को। तो ये वैल्यू E0 की होगी और ये वैल्यू बेटा आपकी I0